एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन की बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो है आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों में पढ़ते हैं और ये वीडियो जो है आपकी डिमांड पे बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं वीडियो में क्या क्या चीज़ें होंगी। बायोमॉलिक्यूल्स में टाइप्स इसके, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, कायरल कार्बन क्या होता है, म्यूटर रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो भी बायोमॉलिक्यूल से हैं वो सारे इसमें करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये चैप्टर बहुत लेंथी है, मैं बता दूं सेपरेटली ये बहुत लेंथी है। बायोमॉलिक्यूल पे मैं सीरीज़ अलग से बना चुकी हूँ जिसमें 7-8 वीडियोज़ हैं, पर यहाँ पे सिंगल वीडियो में एक रिवीजन करने वाले हैं। ओके, हमने बायोलॉजी के लिए सीरीज़ कंटिन्यू करा है, केमिस्ट्री के लिए भी कंटिन्यू करा था, लेकिन केमिस्ट्री बीच में टूट गया अभी 4-5 दिनों से। तो क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था मुझे, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी +2 क्लास रिजल्ट मेकिंग में। लेकिन अभी जो है मैं दोबारा ये कंटिन्यू कर रही हूँ केमिस्ट्री सीरीज़ भी। तो चलिए बायोमॉलिक्यूल करते हैं शुरू। क्या होते हैं बायोमॉलिक्यूल? बायो प्लस मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होंगे, लिविंग बॉडी से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? बायोमॉलिक्यूल। ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोमॉलिक्यूल एज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज डेफिनेशन। ओके, दूसरी चीज़, बायोमॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स, ये बायोकेमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं और ये रिक्वायर्ड होते हैं, ये इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने में। बायोमॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स को अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक दे के रखे हुए हैं जिसमें हम मैक्रो बायोमॉलिक्यूल और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जिसमें शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे आते हैं। ओके, और इन सब से क्वेश्चन सेपरेटली अलग अलग पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट सेपरेट एक चैप्टर बन सकता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें होती है, लेकिन हम इसको कंसाइज्ड निचोड़ इसका करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले आप लिखेंगे जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला इसका है CxH2O(Y). अब ये बोलते हैं कि अगर इस फॉर्मूला में जो भी मॉलिक्यूल है वो फिट होता है अगर, तो उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी दे के रखी है एनसीईआरटी में, जो इस मॉलिक्यूल में तो उसका फॉर्मूला फिट हो रहा है लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। लेकिन एग्जाम्पल अगर मैं उसमें आपको बताऊँ, दैट इज़ योर एसिटिक एसिड। फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH। अब ये जो है उसके जर्नल फॉर्मूला में फिट होता है, बट ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टूडेंट, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड, एंड इनके पास कीटोन ग्रुप भी होता है, दोनों ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एल्डोज एंड कीटोज डेरिवेटिव भी बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। अब ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा बात की जाती है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है, सबसे ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल जो है ये प्रेजेंट होता है लिविंग बॉडी में, और इसे जो है फ्यूल ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, या फ्यूल इन बायोलॉजी बॉडी, क्योंकि जब जो है इसकी ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है। ओके, और ग्लूकोज जो है प्लांट्स में बनता है, प्लांट्स में जब ये बनता है तो एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसमें ग्लूकोज बनता है स्टूडेंट, और वहाँ पे क्लोरोफिल इन्वॉल्व होती है। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल पूछा जाता है, क्लोरोफिल की कोर मेटल, तो उसका आंसर हो जाता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द कोर मेटल। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्लूकोज है स्टूडेंट ये बनता है अगर एनिमल में, तो एनिमल सेल्स इसको यूटिलाइज करेंगी, बॉडी यूटिलाइज करेगी, इसके बाद अगर इसका कुछ अमाउंट बचता है तो वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन एनिमल्स।
ओके, और ये कहाँ स्टोर होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन द लीवर एंड मसल्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये ग्लूकोज प्लांट्स में बन रहा है तो क्या होगा, प्लांट सेल्स में जाएगा और वहाँ पे अगर स्टोर होना है, जो बच जाएगा तो स्टोर होता है प्लांट्स में, ये मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, अभी हम मोनोसेकेराइड मैं आगे करवाऊंगी, डाई और ये पॉली पूरा करवाऊंगी, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला कुछ लिख लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 एंड सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज का फॉर्मूला हो जाता है C12H22 एंड O11। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसकी आगे जो है आपकी क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो ये मेन 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करते हैं हम। वन इज़ मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड। सेकेंड वन इज़ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं। मोनो में आपका जैसे ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फ्रक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज भी इसका एग्जाम्पल है। राइबोज शुगर इसका एग्जाम्पल है। ओलिगोसेकेराइड यहाँ पे सिर्फ एक मोनोमर यूनिट होगी और यहाँ पे 2 to 10, ठीक है। 2 होंगे तो डाइसेकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासेकेराइड, ठीक है। वैसे 5 होंगे तो पेंटासेकेराइड एंड सो ऑन। पॉलीसेकेराइड में जब 10 से ज़्यादा, ठीक है, n नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, तो पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। ओलिगोसेकेराइड के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको ध्यान में जो रखने हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओलिगोसेकेराइड में जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है माल्टोज। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि माल्टोज जो है किस किस से मिला के कौन सी 2 यूनिट जो है वो आपकी माल्टोज बनाती हैं, ठीक है। तो माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे वो, माल्टोज। एक और मॉलिक्यूल है दैट इज सक्रोज, ठीक है। सक्रोज जो मॉलिक्यूल है ये जो है 1 मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज का होता है और दूसरा जो है फ्रक्टोज का होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिला के इसको बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज पॉलीसेकेराइड के स्टार्च, सेल्यूलोज, यहाँ से भी इनसे स्टार्च सेल्यूलोज वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आगे नोट आपको करवाने वाली हूँ वो है ग्लाइकोजन, ये सारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, ओके। और ये नॉन शुगर होते हैं, यूजुअली इनको नॉन शुगर कंसीडर किया जाता है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी इन्होंने दे के रखी हुई है। ये जानकारी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम जितना पूछता है हमें वही अभी इस टाइम करना है। ये बोलता है कि ग्लूकोज जो है वो स्वीट फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होता है, हनी में होता है, फिर यहाँ पे राइप ग्रेप्स में जो है इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये जनरल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब जो है अगर सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर जो पॉलीसेकेराइड है या तो स्टार्च है या फिर और हम लिख देते हैं सेल्यूलोज है, ठीक है, ये अगर n नंबर ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देन मोनोसेकेराइड में जो है ग्लूकोज का ही ज़्यादा पोर्शन दे के रखा हुआ है ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो एनोमर्स शो करता है वहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देती हूँ वहाँ से क्योंकि स्ट्रक्चर की डिटेल में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो देखो जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये 2 जो है आइसोमेरिक फॉर्म्स शो करता है, ठीक है, आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। और उसी को कार्बन 1 की वजह से वो होता है, जो इसकी कार्बन 1 होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, उसकी वजह से ये 2 फॉर्म्स शो करता है, ठीक है। और ऐसी कार्बन को जो है हम
एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन की वजह से दो आइसोमर्स बन रहे हैं, ऐसी कार्बन को एनोमेरिक कार्बन हम बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम क्या कह देते हैं? एपिमर कह देते हैं। ठीक है, एपिमर कह देते हैं। एपिमर क्या हुआ? एपिमर आर द मॉलिक्यूल्स इन विच वन कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूल हो गया एपिमर और वो कार्बन क्या हुई? एनोमेरिक कार्बन हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज भी होते हैं, तो इसमें से अल्फा और बीटा ग्लूकोज का मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ पे मेन। बीटा ग्लूकोज, तो जो अल्फा ग्लूकोज होता है ये कम, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होगा। और ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। जब कोई रिएक्शन में हम फॉर्मेशन करते हैं, इसकी कॉमर्शियली करते हैं, तो ज़्यादातर बीटा ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, ज़्यादातर अबाउट 64%। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है यूजुअली इनका नियर बाई ही होता है, पर इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है बीटा फॉर्म जो ग्लूकोज की वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से। अब स्टूडेंट, जब ग्लूकोज है इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में भी होता है और इसको हम ऐसे चेन फॉर्म में भी लिखते हैं। एक टर्म है एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज पायरेनोज स्ट्रक्चर। एक मिनट, पायरेनोज है स्ट्रक्चर। ये जो है ग्लूकोज का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको क्योंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड पॉइंट है एनसीईआरटी का। ठीक है, बोल्ड लेटर्स में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताना था आपको। ये मैंने बताया कि बायोमॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट जो है, बायोमॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। तो देखो, जो आपका ग्लूकोज है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लिख लेंगे, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, इसमें जो है कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, कीटोनिक क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इज मोनोसेकेराइड के बाद आ जाते हैं आपके ओलिगोसेकेराइड, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डाइसेकेराइड्स। वहां से पूछा जाता है डाइसेकेराइड्स। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन की सुक्रोज, आप लिख लेंगे सुक्रोज जो है, ये जो शुगर है वो कौन कौन से मोनोमर से बनी है? दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे माल्टोज, यही पूछा जाता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, डाइसेकेराइड हैं ये। थर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे लैक्टोज का। ये मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ओके, तो ये मोस्ट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछा जाता है। अब देखो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो मतलब इसमें इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा होगा, तो कैसा कॉमन बॉन्ड होता है? दैट इज डाइसेकेराइड बॉन्ड, इसको कॉमनली हम कहते हैं डाइसेकेराइड बॉन्ड। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओलिगोसेकेराइड कौन सा होगा? तो डाइसेकेराइड्स ही होंगे, क्योंकि 2 से 10 के बीच में इनको कहा गया है, तो जो डाई होंगे वो सबसे छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे जो है सिंपलेस्ट डाइसेकेराइड कौन सा है? सिंपलेस्ट डाइसेकेराइड बोल रही हूँ मैं, तो वो है आपका माल्टोज। ठीक है, मिल्क शुगर किसको कहते हैं? कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल शुगर किसे कहते हैं? इस तरीके से पूछा जाता है, टेबल शुगर, तो टेबल शुगर बोलते हैं सक्रोज को। ठीक है, सक्रोज को। नेक्स्ट इज एक आपके पास एक और है रेफिनोज। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है? पहली बात, ये जो है आपका 3 इसमें मोनोसेकेराइड है, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गलैक्टोज, ये तीनों से मिलके बना होता है।
ठीक है। ये एक तीन है तो इसको ट्राइसेकेराइड हम बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये कहाँ होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है शुगर बीट में, कॉफ़ी में भी होता है, ठीक है, कॉफ़ी एंड शुगर बीट में होता है। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आपको पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड जो है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं, मैक्रो बड़े हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नंबर रहता है, इसलिए वो ज़्यादा होंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल में इनको रखा जाता है। इनका जर्नल फार्मूला C6H10O5N, ठीक है। एन क्या होंगे, नंबर ऑफ मोनो शुगर जितनी अटैच्ड होंगी वो, ठीक है। अब इनको कॉमनली, पॉलीसेकेराइड को कॉमनली जो है स्टूडेंट ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है मोनोमर जो है मोर देन 10 होंगे, ठीक है, मोर देन 10 होंगे मोनोमर यूनिट्स, इससे ज़्यादा। अब पॉलीसेकेराइड्स को स्टूडेंट दो कैटेगरी में रखा जाता है, दो कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज होमो पॉलीसेकेराइड, सेकेंड इज हिट्रो पॉलीसेकेराइड, विच मीन्स होमो पॉलीसेकेराइड ऐसे होंगे जिनकी मोनोमर यूनिट एक जैसी होंगी। हिट्रो वो जो है डिफरेंट जो है उसमें क्या होंगी, यूनिट्स होंगी जिनसे मिलके वो बना होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ आप पहले लिख लेंगे जो पूछे जाते हैं। सेल्यूलोज पहले आप होमो वाले में लिखेंगे, होमो पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोज होता है स्टूडेंट ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। स्टार्च प्लांट में एज अ स्टोरेज फूड होता है। इंसुलिन आप हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगार, जाइलेन, ये सारे एग्जाम्पल हैं होमो पॉलीसेकेराइड के। इसके बाद हिट्रो के एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप। हिट्रो काइटिन, ये जो है काइटिन मॉलिक्यूल जो है सेल वॉल ऑफ फंजाई बनाता है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये मेनली क्या काम करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं एज ए स्टोरेज, या फिर कोई किसी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प, तो मतलब स्टोरेज यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ये जो है मेनली होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको सेल्यूलोज से। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि ये प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है और प्लांट की सेल वॉल को बनने में मदद करता है, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे आप नोट करेंगे, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है ये, सब्सटेंस इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला ये सब्सटेंस है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड होता है, सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, अनब्रांच्ड होता है और ये होमो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज, या सिंपली ग्लूकोज भी लिखा होता है, ठीक है। ग्लूकोज मिलके जो है वो इसका सेल्यूलोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब जो है ये सेल्यूलोज रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, मतलब आयोडीन टेस्ट जब किया जाता है इसके साथ, तो ये कोई कलर नहीं देता है, नो कलर, ठीक है, नो कलर। अब इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, मतलब जो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो मिलके आपस में जब जुड़ेंगे तो इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, इस लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे। वो जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल हैं दो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो इनकी लिंकेज यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना होता है यहाँ पे, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या होता है, एक्चुअल रिमूवल ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च क्या है, एक होमो पॉलीसेकेराइड है और स्टार्च के को भी हम दो मेन कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक है आपका अमाइलोज, सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, ये दोनों लिख लो। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक साइड आप लिख लो अमाइलोज और दूसरी साइड लिख लो अमाइलोपेक्टिन, इस तरीके से अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो क्या है, ये स्ट्रेट चेन इसमें होती है, स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट
सॉरी 200 टू 2000 होती हैं, और इसकी जो है 2000 टू 20,000 होती हैं, ठीक है। मोनोमर यूनिट्स अलग अलग, और दोनों में होगी कौन सी, ग्लूकोज ही होंगी, ठीक है। ये जो है अमाइलोज जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, और ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये मेन डिफरेंस है। अब जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्टार्च से। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ जब मिक्स हो जाती है तो कौन सा कलर देती है, तो वो ब्लू कलर देती है, ठीक है, ब्लू कलर। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो लिखिए ग्लाइकोजन से क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ठीक है, स्टोर्ड मटेरियल है। अब देखो, एक सेकेंड, ग्लाइकोजन जो है इसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड, और मोनोमर यूनिट लिख लीजिए इसकी क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज होती है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के लिए मोनोमर। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन जो है वो ईस्ट और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। अब सेम आयोडीन टेस्ट इसके साथ भी होगा, तो जो ग्लाइकोजन है वो जब आयोडीन टेस्ट इस पे किया जाता है तो ये रेड कलर देती है। देखो, सेलुलोज नो कलर, स्टार्च ब्लू कलर, और ग्लाइकोजन रेड कलर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ग्लूकोज है और सुक्रोज है वो यूजुअली सॉल्युबल होती हैं वाटर में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, ठीक है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इससे बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो जुड़े होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स को मिला के बनी होती है। इसके मोनोमर क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट हो जाते हैं अमाइनो एसिड। तो बिफोर स्टडिंग द प्रोटीन वी हैव गोइंग थ्रू अमाइनो एसिड। तो चलिए अमाइनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, क्योंकि अमाइनो एसिड नाम से ही जुड़ा हुआ है, एसिडिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। अब देखो इसका जनरल एक स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है इस तरीके से, COOH, और दूसरी तरफ लगा होता है NH2, और यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है। ये वेरिएबल होता है, ठीक है, और इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन रहता है सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल में। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ नॉट प्रोटीन, बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अमाइनो एसिड की बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये सभी अमाइनो एसिड में कॉमन रहता है। जो ये वाला आर ग्रुप है ये चेंज होता है, और इसी के बेसिस पे जैसा यहाँ पे ग्रुप लगा होगा वैसा ही अमाइनो एसिड का नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो CNH2 मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, और COOH यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अब मैं लगा देती हूँ H, तो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ये, और इसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H की जगह CH3 लगा देती, ठीक है, तो ये बन जाता एलानिन, दूसरा अमाइनो एसिड है ये, ठीक है। वैसे अगर यहाँ CH3 की जगह जो है CH2OH लगा दें तो ये बन जाएगा सेरिन, ठीक है। इस तरीके से वेरी करता है इनका स्ट्रक्चर। अब NCERT में अमाइनो एसिड्स को जो है कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं, ये बेसिक भी होते हैं, और ये न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट करवा देती हूँ एसिडिक के, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, नाम से ही पता लग रहा है, इनको तो आप पता लगा लोगे, एस्पार्टिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं। बेसिक में जो है आर्जिनिन, और न्यूट्रल में जैसे एलानिन, सेरिन एंड ग्लाइसिन, ओके। और एक और हम क्लासिफिकेशन इसकी देखेंगे, दैट इज़ अमाइनो एसिड जो हैं कुछ होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरी है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
अब देखो, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, वो है असेंशियल, जो बाहर से लेने पड़ेंगे, ज़रूरी है हमारे लिए इसलिए बाहर से लेने पड़ेंगे। नॉन असेंशियल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल के आप लिख लीजिए। असेंशियल में लिख लीजिए लाइसिन, मैं छोटे नाम बोल रही हूँ, मतलब यहाँ छोटा लिखूंगी, आप नेम पूरा प्रोनाउंस करूँगी, आप लिख लेना। लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ठीक है, मिथियोनिन, ये कॉमन एग्जांपल। और यहाँ पे नॉन एसेंशियल के लिख लो आप। सेरिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, एट्सेट्रा। अब ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में वैसे हर एक जो आपका अमाइनो एसिड है 20 के 20 अमाइनो एसिड के आपको पूरा वो दे के रखा हुआ है, उसका क्या कहते हैं उसे, डायग्राम, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगी आपके साथ, वो जो इसका टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, और देखो यहाँ पे मैंने बोला 20 अमाइनो एसिड होते हैं, आउट ऑफ 12 जो है नॉन असेंशियल होते हैं और 8 जो है असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब एक और कंसेप्ट इसके बाद जो है एनसीईआरटी देती है, दैट इज ज्विटराइन। ऐसा अमाइनो एसिड, उसके पास जो है जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएंगे, मतलब वो डाइपोलर कंडीशन में होगा, ऐसी कंडीशन को हम ज्विटराइन बोलते हैं। सिंपली आपने ये समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो है मैं इस तरीके से बना देती हूँ, CH, इसके साथ जो है NH3 लगा है यहाँ पे, ठीक है, NH3, पहले मैंने आपको बेसिक में बताया था यहाँ पे NH2, लेकिन यहाँ पे मैं NH3 लगा रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन करके लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा अब, ठीक है, और यहाँ पे R ग्रुप लगा होगा। तो देखिए, एक ही मॉलिक्यूल पे जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, ज्विटराइन। और अभी इसको क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना, एम्फोटेरिक होगा ये। ओके, तो ये ज्विटराइन आपको ध्यान रखना है क्या होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है ये। अब एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है आपको, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, या पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जब जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है, आपस में जो है बहुत ज़्यादा लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसी को हम पेप्टाइड कहते हैं। ये चेन जो है पेप्टाइड चेन होती है वैसे, पेप्टाइड। लेकिन अगर यही चेन इसमें अप्रॉक्सीमेट आपके अगर मोर देन 100 अमाइनो एसिड आ जाते हैं, तो उसके हम लगा देंगे पॉलीपेप्टाइड, तो हो गया वो बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड। अगर ये 100 से कम है तो हम बोलेंगे दैट इज़ पेप्टाइड चेन, लेकिन अगर इनका नंबर 100 से ज़्यादा हो गया तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, और ये बना देंगे प्रोटीन, जुड़ के क्या बना देंगे, स्पेसिफिक कोई प्रोटीन बना देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रोटीन से क्वेश्चन। प्रोटीन जो है एक हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड जो हैं वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़े होंगे, इसलिए ये एक हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है, एक हेट्रो, इसको हम पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। अब प्रोटीन जो है, इसको पता है, इसके लिए मोनोमर यूनिट क्या होंगी, अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो टर्म है किसने दी है, ये जे बर्जेनिलम 1838, ठीक है, 1938 नहीं, 1838 में इसने दिया है। और देखो, जितना भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं कुछ, वो एंजाइम परफॉर्म करते हैं, और एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही अगर दो पेप्टाइड चेन है तो डाईपेप्टाइड, ठीक है, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इस तरीके से होता है ये। और अगर मोर देन, वहाँ पे मैंने आपको कहा पॉलीपेप्टाइड जब हो जाएगा 100 से ज़्यादा, तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में, क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड के बीच में, जब वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कि प्रोटीन के पास, जो प्रोटीन चेन है उसके पास दो स्पेसिफिक जो है एंड होते हैं,
दो स्पेसिफिक एंड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम एन टर्मिनल और दूसरे को कहते हैं सी टर्मिनल। एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, ये क्या होता है, ये जो एन टर्मिनल है ये आपका NH2 ग्रुप के साथ एंड होता है, और ये जो आपका सी टर्मिनल है ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एंड होता है, इसीलिए सी टर्मिनल और एन टर्म यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़े हैं, मैं सिर्फ एंड वाला बताऊंगी इस साइड, इस तरफ एक टर्मिनल बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं एन टर्मिनल बताती हूँ, तो यहाँ पे सी लास्ट वाला बता रही हूँ मैं आपको, CH3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2, तो ये आ गया आपका एन टर्मिनल। और यहाँ पे जैसे CH3H और यहाँ पे मान लो COH लगा हुआ है, तो ये आ गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये आपका हो गया सी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपका एन टर्मिनल है ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल, और राइट साइड को आपका सी टर्मिनल। ये जो है +1 बायोलॉजी की बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटीन वाले पोर्शन में। अब जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना जरूरी है। फाइब्रस, फाइबर, धागा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखने के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो है स्पाइरली जो है बाउंड होती हैं, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये फोल्डेड होता है। ठीक है, ये जो है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती हैं, ये जो है टर्शरी शो करती हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं बता रही हूँ आपको थ्रेड याद रखना है। थ्रेड क्या, हेयर्स लाइक है ना, हेयर्स आप याद रखेंगे। हेयर्स को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या वो घुलेंगे, उसमें नहीं घुलेंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होंगी, फाइबर्स क्या होंगे आपके, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, और ग्लोबुलर क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी वाटर में। ठीक है, ये मैं एक जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन भी बताऊंगी। हेयर मैंने क्यों बोला मैं बताऊंगी। देखो, अब जो फाइब्रस प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है दैट इज केराटिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, नेल। ठीक है, नेल्स में हमारे प्रेजेंट होती है। दूसरी प्रोटीन जो है दैट इज मायोसिन प्रोटीन। ये फाइब्रस प्रोटीन के ही मैं अभी आपको नाम बता रही हूँ। ये मसल्स में होती है, ये कहाँ होती है, मसल्स में होती है। आगे लिखो, यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में। फाइब्रिन प्रोटीन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट लिखो कोलेजन, ये हमारे जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, टेंडन, आप यहाँ पे समझ लो कि ये बोन का जो एक टिश्यू है उससे रिलेटेड है। ठीक है, सिल्क प्रोटीन, ठीक है, सिल्क फाइबर में भी फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ग्लोबुलर प्रोटीन के लिख लो एग्जाम्पल। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल, एल्ब्यूमिन, ये होती है आपकी एग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लूटेलिन, ये आपकी व्हीट में प्रेजेंट होती है, व्हीट में। ठीक है, एक और प्रोटीन आप लिखेंगे इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है वैसे ब्लड में प्रेजेंट होता है हार्मोन, लेकिन इसको इंसुलिन को स्क्रीट कौन करता है, ये पेंक्रियाज से स्क्रीट होती है। हमारा जो पेंक्रियाज है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट इसको माना जाता है, वहाँ से ये स्क्रीट होता है। और मोस्टली एंजाइम्स जो हैं आपके एंजाइम, वो ग्लोबुलर प्रोटीन में भी आते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है प्रोटीन जो हैं उनको एक और कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, दैट इज प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, टर्शरी, क्वाटनरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा तो प्राइमरी प्रोटीन थोड़ा सा उलझ जाएगा, सेकेंडरी थोड़ा सा और उलझ जाएगा, टर्शरी और बहुत ज़्यादा उलझा स्ट्रक्चर होगा तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप नोट करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस, चाहे बायोलॉजी चाहे केमिस्ट्री। ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड है जो, देखो मिल्क प्रोटीन मैंने आपको बताई, मिल्क
कार्बोहाइड्रेट जो बताया है, शुगर, मिल्क शुगर से इसको कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ लैक्टोज के साथ। मिल्क प्रोटीन कह रही हूँ मैं, तो केजिन उसका नाम है, ठीक है, केजिन। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक जिन करके जो है प्रोटीन होती है, ये मेज में प्रेजेंट होती है, मक्की में प्रेजेंट होती है, जिया मेज। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, जो एंटीबॉडीज होती हैं, एग्जॉटिक ब्रीड है, तो इसके लिए एंटीबॉडीज, ऑप्शन ए ये भी करेक्ट हो एक तरह जाएगा, की राइट। प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी नेक्स्ट बॉडी में क्वेश्चन रिलीज देखते होती हैं, हैं। ठीक है। इनको इस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी भी लिखते हैं और ए भी इस तरीके से एंटीबॉडी भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक प्रोटीन है दैट इज रिबिस्को। ये जो है फर्स्ट एंजाइम, बायो में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिबिस्को इज फर्स्ट एंजाइम इन C3 पाथवे, ठीक है, ये उधर आता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। लेकिन ये जो मोस्ट रिबिस्को है, ये दोनों के लिए क्वेश्चन होगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, ओके। रिबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। रिबिस्को की फुल फॉर्म भी आप लिख लेंगे, दैट इज रिबेलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी बायोलॉजी एग्जाम में ये पूछी जाती है। नेक्स्ट एंजाइम्स के बारे में दे रखा है, नेक्स्ट एंजाइम का टॉपिक है। तो जो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर कंसीडर्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन इनको कंसीडर किया जाता है। और ये क्या करते हैं, एंजाइम पर्टिकुलर किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, ठीक है, कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा रही हूँ, दैट इज माल्टोज। ग्लूकोज में जब चेंज होती है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है कोई भी वो जल्दी हो जाता है। जैसे एनसीईआरटी में गिवन है कि स्क्रोज, जब स्क्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके लिए कितनी जो है वो एनर्जी चाहिए, 6.22 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब कि जब वहाँ पे एंजाइम आ जाएगा तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं वहाँ पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ी ही एनर्जी में जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम का यही काम होता है, इतनी कम वहाँ पे एनर्जी लगेगी, दैट इज़ 2.15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये एंजाइम वहाँ पे काम करता है सुक्रोज, यहाँ पे, ठीक है, सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम होगा, ठीक है, ओके। ये एनसीईआरटी में गिवन है सब। एक्चुअली एंजाइम क्या करता है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है उसको लो कर देता है और कम एनर्जी में ही काम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो आपका एंजाइम्स होते हैं ये यूजुअली 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। और इसलिए बहुत कम, कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जैसे 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सरवाइव करते हैं। तो उनमें जो है स्टेबिलिटी कुछ एंजाइम की होती है जो कि अलग, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम जो है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन का टॉपिक है, विटामिन। तो मैं आपको बता दूं, छोटी सी वीडियो है, 3-4 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक अप्रॉक्सीमेट। तो बायो बूस्टर सीरीज़ में नहीं, बायो मॉलिक्यूल सीरीज़ में मैंने सेपरेट उसको डाला है और वहाँ पे मैंने क्या करवाया, विटामिन के केमिकल नेम, कहाँ से मिलता है और क्या डिजीज़ उनकी डेफिशिएंसी से होती है, उसको जाके प्लीज़ आप एक बार देख लें, ठीक है, अगर आपको विटामिन के टॉपिक नहीं आता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखें कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कौन सी, बी एंड विटामिन सी एंड बी जो है वो वाटर में घुल जाती हैं। बाकी आपकी जो विटामिन इनसॉल्युबल हैं, कुछ आपकी
फैट सॉल्युबल होती है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, जैसे आपकी कौन सी बच गई, ए, ई, विटामिन के, ठीक है, डी। और आपकी फैट जो है कौन से बॉडी में कहाँ पे स्टोर होती हैं, लाइक आपका एक टिश्यू होता है दैट इज एडिपोज टिश्यू ऑफ बॉडी, वहाँ पे फैट स्टोर होती हैं, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, तो इसके बाद कंसेप्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड का इस चैप्टर में, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। जो आपका हेरिडिटी, जो आपके जीन्स होते हैं, वो इस मॉलिक्यूल के थ्रू जो है एक जनरेशन से दूसरे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ये न्यूक्लिक, जैसे इसमें हम डीएनए वगैरह पढ़ते हैं, ओके। तो ये भी एक मैक्रो बायो मॉलिक्यूल है। और पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो नहीं बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर दैट इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होती है, और एक इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दो और टर्म मैं आपको बताऊंगी, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डीएनए क्या है, डीएनए जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स बना होता है, इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको डीएनए हेलिक्स कहते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दो स्टैंड इसके पास होते हैं जो कि एंटी पैरेलल, आपने वो रखना है याद कि एंटी पैरेलल वो होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एनसीईआरटी में एक नेम गिवन है दैट इज हरविंद, ठीक है, हरगोविंद खुराना। इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत काम किया है, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ जो है मिला है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए, याद रखना है आपने, 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है एज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। अब हार्मोन का जो है कंसेप्ट है यहाँ पे, हार्मोन का, तो देखो हार्मोन जो है कभी भी, अभी तक मैं पेपर देख रही थी, हार्मोन जो है केमिस्ट्री सेक्शन में नहीं पूछे गए हैं, नॉन मेडिकल वालों को नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मेडिकल वालों को हार्मोन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं उनको वो जो बायो वाला पोर्शन है चैप्टर उनका एक, उसमें हम इसको करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अगला जो चैप्टर है हमारा जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ये हार्मोन वाला पोर्शन ज़रूर करेंगे। सो ठीक है, फिर यही वीडियो है, गुड लक फॉर योर टेट। तो ये कंक्लूज़न था एक थोड़ा सा चैप्टर का जो फटाफट से हमने किया, ठीक है, इसमें डिटेल्स हमने नहीं की, जस्ट क्वेश्चंस पे ही हमने फोकस किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड लक फॉर टेट। सबका टेट इस बार डेफिनेटली हो जाए बस, ठीक है, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है,
रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.